ओके, लिसन प्लीज। चलिए लिखना शुरू करिए। ओके, चलिए लिखना शुरू करिए। टाइप 3, पिछले क्लास में हम लोगों ने टाइप 1 और टाइप 2 रेशोज, टाइप 1 और टाइप 2 रेशोज को पढ़ लिया था। अब लिखेगा टाइप 3 और टाइप 3 के ब्रैकेट में लिखेगा चलिए टाइप 3 के ब्रैकेट में लिखेगा लीवरेज रेशोज। इसका मतलब हम पढ़ेंगे डेप्ट रिलेटेड रेशोज। लीवरेज रेशो यानी डेप्ट रिलेटेड रेशोज। हमने पढ़ रखा है कि जब टोटल कैपिटल फॉर्म किया जाता है तो उसमें इक्विटी भी होता है, डेप्ट भी होता है, प्रेफरेंस भी होता है। तो आइए शुरू करते हैं। टाइप 3 रेशोज, लीवरेज रेशोज। इसमें जो पहली रेशो है जिसको कि आप रेशो नंबर 16 कह सकते हैं, डेप्ट इक्विटी रेशो। चलिए, डेप्ट इक्विटी रेशो का फार्मूला आप जानते ही हैं। डेप्ट इक्विटी रेशो का फार्मूला क्या होता है? चलिए, आपने लिखा लॉन्ग टर्म डेप्ट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड्स। आपने लिखा लॉन्ग टर्म डेप्ट डिवाइडेड बाय, यस, लॉन्ग टर्म डेप्ट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड्स। तो क्वेश्चन में जहां कैपिटल एम्प्लॉयड की डिटेल्स हैं, आप कैपिटल एम्प्लॉयड की डिटेल्स को पढ़े, उसमें लॉन्ग टर्म डेप्ट कितना है, यानी कैपिटल में डेप्ट कितना है, 20,46,000। ओके, कैपिटल में डेप्ट है 20,46,000। अब बताइए कैपिटल में शेयर होल्डर्स फंड्स कितने? 39,08,000। 0.52:1। हां जी, डेप्ट इक्विटी रेशो का मतलब हम लोग जानते हैं, अगर हमारे पास टोटल कैपिटल है 1.52, तो उसमें 0.52 डेप्ट से फाइनेंस्ड है और 1 रुपया शेयर होल्डर से फाइनेंस्ड है। ठीक है ना? अच्छा, मुझे आप रेशो नंबर 17 बताएं। रेशो नंबर 17 लिखेगा इंटरेस्ट कवरेज रेशो। आप इंटरेस्ट कवरेज रेशो का फार्मूला लिखेगा EBIT डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट। EBIT आपको इनकम स्टेटमेंट में कितना गिवन है? 8,36,000। इंटरेस्ट कितना गिवन है? 1,76,000। आप इंटरेस्ट कवरेज रेशो बताएं। 4.75:1। अगर आप इंटरेस्ट से पहले कमाते हैं 4 रुपए 75 पैसे, तो आपको 1 रुपए का इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो आप इंटरेस्ट के बाद कितना कमाते हैं? 3 रुपए 75 पैसे। अगर कोई कंपनी ये कहे कि उसकी इंटरेस्ट कवरेज रेशो है 25:1, 25 रुपए इंटरेस्ट से पहले, 1 रुपए का इंटरेस्ट और इंटरेस्ट के बाद 24 रुपए,
तो क्या यह बात सही है कि ये रेशो जितनी बड़ी होगी ये आपके इंटरेस्ट के बर्डन को उतना ही कम रिप्रेजेंट करेगी? इंटरेस्ट कवरेज रेशो कैलकुलेट करने के बाद रेशो नंबर 18 बताएं कौन सी है? आपने लिखा प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशो। जैसे आपने इंटरेस्ट कवरेज रेशो में न्यूमरेटर में लिखा है इंटरेस्ट से पहले वाली इनकम, अब आप इसके न्यूमरेटर में लिखिएगा प्रेफरेंस डिविडेंड से पहले वाली इनकम। प्रेफरेंस डिविडेंड से पहले वाली इनकम को आप क्या कहेंगे? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। लेट इट बी डिवाइडेड बाय प्रेफरेंस डिविडेंड। क्या ये पोजीशन सही है? तो आप न्यूमरेटर में क्या लिखते हैं? प्रेफरेंस डिविडेंड से पहले की इनकम डिवाइडेड बाय प्रेफरेंस डिविडेंड। हां, प्रेफरेंस डिविडेंड से पहले की इनकम है 4,62,000 डिवाइडेड बाय 20,000, 23.1:1। हां जी, अगर आप प्रेफरेंस डिविडेंड से पहले कमाते हैं 23 रुपए 10 पैसे, 1 रुपए का प्रेफरेंस डिविडेंड, तो प्रेफरेंस डिविडेंड के बाद 22 रुपए 10 पैसे। इसका मतलब प्रेफरेंस डिविडेंड आपको इतना नहीं चुभ रहा, लेकिन इंटरेस्ट आपको काफी चुभता। अब मुझे बताएंगे रेशो नंबर 19 कौन सी है? रेशो नंबर 19 आपने मुझे बताया डेब्ट सर्विस कवरेज रेशो। डेब्ट सर्विस कवरेज रेशो, इस रेशियो के न्यूमरेटर में क्या आएगा? ईबीआईटी। ये काफी इंपॉर्टेंट रेशियो मानी जानी चाहिए। इसके न्यूमरेटर में आएगा ईबीआईटी, इसके डिनोमिनेटर में क्या आएगा? इंटरेस्ट प्लस लोन रीपेड, और जो लोन रीपेड है इसको आप डिवाइड करिएगा 1 माइनस टैक्स रेट से। आप फार्मूला देखिए, हम इस फार्मूले के लॉजिक को अभी थोड़ी देर में समझते हैं, पर पहले आप मुझे बताइए कि ईबीआईटी क्वेश्चन में कितना लिखा है? 8,36,000। फिर आप बताएं इंटरेस्ट क्वेश्चन में कितना लिखा है? 1,76,000। लोन रीपेड कितना है? 1,10,880। टैक्स रेट कितना लिखा है? 30%। इसको आराम से सॉल्व करिएगा, क्योंकि इसको हमने बड़े ध्यान से समझना। $8,36,000 डिवाइडेड बाय 1,76,000 प्लस ये अमाउंट कितना आता है? 1,58,400। ओके, दिस इज 8,36,000 डिवाइडेड बाय 33,44,00। अब बताइए आंसर क्या है? 2.5:1। अब इस रेशो का मतलब समझा जाए? हां जी,
देखिए, वैसे तो आप 2 रुपए 50 पैसे कमाते, पर 1 रुपया बहुत है, सफिशिएंट है। मतलब सफिशिएंट 1 रुपया, पर आप कमाते 2.5 रुपए। सोचिए ये रेशो होती 5:1, तो आप क्या कहते कि जी 1 रुपया बहुत है, कमाते हम 5 रुपए। बताइए इस रेशो का ज्यादा होना क्या फेवरेबल नजर आ रहा है? 25:1, कमाते 25 रुपए, 1 रुपया बहुत है। अब ये 1 रुपया बहुत किस सेंस में, अब इसके बारे में बात करें। देखो जी, 1 रुपया बहुत है किस काम के लिए? हां, एक इंटरेस्ट देने के लिए, दूसरा डेब्ट को रीपे करने के लिए। यह भी याद रखिए कि इंटरेस्ट टैक्स से पहले देना पड़ता है, और अगर आपको लोन रीपे करना है तो उसके लिए आफ्टर टैक्स इनकम को इस्तेमाल किया जा सकता है। क्या लोन रीपे करने के लिए बिफोर टैक्स इनकम इस्तेमाल हो सकती है? नो। गवर्नमेंट कहेगी पहले आप टैक्स पे करिए। अगर टैक्स पे करने के बाद आपके पास कुछ रुपए बच जाते हैं तो आप उसका जो मर्जी करिए, हमने आपको रोका, पर पहले आपको टैक्स देना पड़ेगा। आइए इस बात को साबित करते हैं। माना आप 8,36,000 कमा रहे हैं, पर आइए थोड़ी देर के लिए माने कि आपकी इनकम है सिर्फ 3,34,400 रुपए। मान लीजिए आपकी इतनी इनकम है, तो आप सबसे पहले क्या माइनस करना चाहेंगे? इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट है? 1,76,000 रुपए। बताइए इंटरेस्ट देने के बाद आपके पास कितनी इनकम बच जाएगी? 1,58,400। ये होगा EBT। इसके ऊपर आप 30% टैक्स माइनस करें। 30% टैक्स देने के बाद आपके पास आफ्टर टैक्स इनकम कितनी बच जाएगी? 1,10,880 रुपए। आप इस आफ्टर टैक्स इनकम का जो मर्जी करिए। आपको लोन रीपे करना है, करिए रीपे, आपको कौन रोक रहा? लेकिन आप ये बात मानते हैं, अगर मैं 3,34,400 रुपए कमाता हूं तो मैं इंटरेस्ट देने के लिए कैपेबल हूं। जो बाद में इनकम आएगी मैं उस पर टैक्स देने के लिए कैपेबल हूं, और टैक्स देने के बाद जो बच जाएगा मैं उन रुपयों से लोन को रीपे करने के लिए भी कैपेबल हूं। इसका मतलब इतनी इनकम बहुत है, लेकिन मैं कितने कमाता हूं? 8,36,000। दूसरे शब्दों में 1 रुपया बहुत है, पर मैं कितने कमाता हूं? 2.5 रुपए। इस रेशो को कहते हैं डेब्ट सर्विस कवरेज रेशो। क्या एक्सप्लेनेशन क्लियर है? मैं जानना चाहता हूं लोन रीपेड को 1 माइनस टैक्स रेट से क्यों डिवाइड किया गया? हां, क्योंकि अगर मैं लोन रीपे करना चाहता हूं तो मैं आफ्टर टैक्स इनकम को इस्तेमाल कर सकता हूं, लेकिन मुझे कमाना टैक्स से पहले पड़ता है। तो बताइए, अगर मुझे टैक्स के बाद अपने ऊपर इतना बर्डन क्रिएट करना है 1,10,880, तो टैक्स से पहले मैं कितना बर्डन क्रिएट करूं? 1,58,400। उसके लिए 1 माइनस टैक्स रेट से डिवाइड करना जरूरी है। मेरे ख्याल से इस रेशो का एक्सप्लेनेशन आपको मिल गया। ये हम क्या पढ़ रहे थे? रेशो नंबर 90। रेशो नंबर 20 बताएंगे? चलिए रेशो नंबर 20 लिखिएगा। कैपिटल गियरिंग रेशो। कैपिटल गियरिंग रेशो का फार्मूला भी लिखा होगा वैसे। चलिए, आपने बताया लॉन्ग टर्म डेब्ट प्लस
प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड्स। इज इक्वल टू, हाँ जी। तो पहले तो आप मुझे यह बताइए कि लॉन्ग टर्म डेब्ट कितना है। अब आप मुझे बताइए कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना है। हाँ जी। अच्छा, क्वेश्चन में आपको शेयर होल्डर्स फंड्स कितना दे रखा है। शेयर होल्डर्स फंड्स 39,08,000। क्या शेयर होल्डर्स फंड्स में प्रेफरेंस कैपिटल इंक्लूडेड है? वो इंक्लूडेड नहीं होना चाहिए, सो माइनस करिए। ये तो कुछ ऐसा लग रहा है कि आपने ऊपर 4 लाख माइनस कर दिए, नीचे ऊपर 4 लाख प्लस कर दिए, नीचे माइनस कर दिए। अच्छा, वैसे अगर आप ये 4 लाख की ट्रीटमेंट ना करो तो क्या ये आपको डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला नजर नहीं आ रहा? लॉन्ग टर्म डेब्ट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड्स है कि नहीं? रेशियो बताइए। 0.69 रेशो 1, 0.69 रेशो 1। इस रेशो का मतलब यह है, ध्यान से सुनेगा, अगर आपके पास टोटल कैपिटल है 1.69 तो उसमें 0.69 उन लोगों ने दे रखा है जिनकी एक्सपेक्टेशन फिक्स्ड है। या तो उन्हें फिक्स्ड इंटरेस्ट चाहिए या उन्हें फिक्स्ड प्रेफरेंस डिविडेंड चाहिए, और 1 रुपया उसने दे रखा है जिसकी एक्सपेक्टेशन फिक्स्ड नहीं है। हमने क्या शेयर होल्डर को कोई गारंटी दी है कि हम उसे कुछ कमा के देंगे? या तो हम उसे राजा बना देंगे या रंग बना देंगे, कोई एक नए काम तो हम उसके लिए कर ही देंगे। लेकिन हमने डिवेंचर होल्डर को और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को तो गारंटी दे रखी है, यानी ऊपर जो अमाउंट है ये कैपिटल का वो हिस्सा है कि जिन लोगों की एक्सपेक्टेशन है फिक्स्ड, और नीचे जो अमाउंट है ये उसका हिस्सा है जिसकी एक्सपेक्टेशन वेरिएबल है। तो जी इसको कैपिटल गियरिंग रेशियो बोलते। अच्छा, ये रेशियो नंबर 20 हो गए ना। अब आप मुझे रेशियो नंबर 29 बताएं। ये जो टाइप 3 रेशियो हम पढ़ रहे हैं, इस कंटेक्स्ट में लास्ट रेशियो होगी प्रोप्राइटरी रेशियो। आप प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला लिखेगा, शेयर होल्डर्स फंड्स डिवाइडेड बाय क्या लिखा आपने? डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। और टोटल एसेट्स का मतलब है देखिए, शेयर होल्डर्स फंड्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स का मतलब है फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। पहले आप मुझे शेयर होल्डर्स फंड्स बताइए। 39,08,000। फिर आप मुझे फिक्स्ड एसेट्स बताइए 47,48,000। फिर आप मुझे करंट एसेट्स का टोटल बताइए 24,46,000। रेशो भी बताइए।
0.54:1। कोई बात नहीं। देखिए, अगर आपके पास 1 रुपए की एसेट है, ध्यान से सुनेगा, अगर आपके पास 1 रुपए की एसेट है तो उसे खरीदने में आपके खुद के कितने पैसे लगे? 54 पैसे। ये कैसे हो सकता है कि 54 पैसे आपने 1 रुपए की एसेट खरीद ली? बाकी पैसा कहां से आया? डेब्ट से। बाकी पैसा डेब्ट से आया। भाई ये कोई इतना मुश्किल सवाल भी नहीं है। अगर एक आदमी ने मान लीजिए एक घर खरीदा 50 लाख रुपए का, पर उसका खुद का पैसा तो खाली 20 लाख रुपए था, बाकी 30 लाख तो उसने होम लोन लिया। इसका मतलब किसी और के पैसे से आपने घर खरीद लिया। घर आपका है पर पैसा किसी और का है। अगर कोई आपसे पूछ ले कि बताइए मैं अपने ही घर का कितना परसेंटेज मालिक हूं, 20 डिवाइडेड बाय 50। 50 लाख के घर में मेरा खुद का पैसा तो 20 है, 40%। मैं 40% मालिक हूं। धीरे धीरे करके स्थिति बदल, कम से कम हिस्सा। इसका मतलब अगर मेरे पास 1 रुपए की है तो मेरा खुद का पैसा उसमें 40 पैसे ही लगा हुआ है। क्या ये बात सही? कि नाम भी तो आपने ठीक ही लिखा ना, प्रोप्राइटरी रेशो। प्रोप्राइटरी रेशो यानी ओनरशिप रेशो। आप अपनी ही एसेट के, खैर नंबर 3 रेशोज कंप्लीट हुई। अब हम बढ़ेंगे टाइप नंबर 4 रेशोज की तरफ। टाइप नंबर 4 के ब्रैकेट में लिखेगा लिक्विडिटी रेशोज। चलिए टाइप नंबर 4 लिखेगा लिक्विडिटी रेशोज। इसकी पहली रेशो जो कि रेशो नंबर 22 है, बताइए कौन सी लिखनी है? करंट रेशो का फॉर्मूला करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। चलिए करंट एसेट्स का टोटल बताएं। 24,46,000। करंट लायबिलिटीज का टोटल बताएं। 12,40,000। 12,40,000। रेशो बताएं। 1.97:1। हाँ जी, अगर आपके पास करंट एसेट है 1.97 की, तो उसमें आपका खुद का पैसा कितना लगा? 0.97। आपके करंट एसेट को खरीदने में आपकी करंट लायबिलिटीज की कितनी मदद है? 1 रुपया। एक बार फिर से, आपकी करंट एसेट को खरीदने में आपकी करंट लायबिलिटीज की मदद है कि नहीं? जैसे आपने सामान उधार पे खरीदा तो क्रेडिटर्स बैलेंस की वजह से ही तो सामान उधार पे खरीदा गया, तो आपकी एसेट साइड कहते हैं कि आपके पास स्टॉक है, पर लायबिलिटी साइड कहते हैं जी क्रेडिटर्स बैलेंस है इसलिए स्टॉक है। तो आपके पास अगर 1 रुपए 97 पैसे की करंट एसेट है तो आपको करंट लायबिलिटी से मदद मिली है 1 रुपए की। ये हो गई करंट रेशो। रेशो नंबर 23 बताएं। क्विक रेशो का दूसरा नाम लिक्विड रेशो, या फिर आप क्या कह सकते हैं?
एसिड टेस्ट रेशो। फार्मूला बताएंगे? लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। अच्छा, जब आप कहते हैं लिक्विड एसेट्स या आप लिखेंगे क्विक एसेट्स, तो आप उसमें कौन कौन सी करंट एसेट काउंट नहीं करना चाहेंगे? स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। क्वेश्चन पढ़ के बताएं कि आपको लिक्विड एसेट्स कितनी दे रखी? 18,68,000। लिक्विड एसेट्स का मतलब आप अच्छी तरह जानते हैं। फिर आप मुझे बताएं करंट लायबिलिटीज कितनी है? 12,40,000 रुपए। रेशो बताएं। 1.5। चलिए, रेशो आपने बताई 1.50 रेशो 1। मैं जानना चाहता हूं कि करंट रेशो में ऐसी क्या कमी रह गई कि आपने लिक्विड रेशो को डिफाइन किया? बेसिकली अगर मैं थोड़ा कंजर्वेटिव सोचने लगूं तो लिक्विड रेशो का एग्जिस्टेंस आ जाता है। ये बताइए, जब बिजनेस के बुरे दिन आते हैं तो बुरे दिनों का प्रभाव सबसे पहले किस पर पड़ता है? स्टॉक पर। क्योंकि आपका जो स्टॉक बना होता है, कस्टमर उसे खरीदने से मना कर देता। तो आप कहते जी मेरा तो स्टॉक अब बिकता नहीं भाई, यानी अब मैं लाख कोशिश कर लूं, ये स्टॉक अब मैं कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकता। दूसरा बुरा असर किस पे पड़ता है? प्रीपेड एक्सपेंसेस पर। आपने लैंडलॉर्ड को रेंट दे दिया एडवांस में। अगर आप उसे कहो जी मुझे पैसे वापस चाहिए, तो वो आपको पैसे वापस करेगा? आपने एम्प्लॉय को सैलरी दे दी एडवांस में, वो आपको वापस करेंगे? इसका मतलब जब आपके बिजनेस के बुरे दिन आएंगे तो प्रीपेड एक्सपेंसेस आपकी कोई मदद नहीं करेंगे, स्टॉक आपकी कोई मदद नहीं करेगा। इन दोनों को छोड़कर बताइए आपके पास बाकी करंट एसेट कितनी है और क्या वो इतनी सफिशिएंट है कि आपके करंट लायबिलिटीज के बोझ को सहन कर सके? इस मकसद से जो रेशो डेवलप करी जाती है, उस रेशो का नाम है लिक्विड रेशो। इसका मतलब लिक्विड रेशो जो है करंट रेशो का ही कंजर्वेटिव फॉर्म है। आप करंट एसेट्स में से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को एक्सक्लूड करना चाहते हैं क्योंकि आपका मानना यह है कि ऐसी सिचुएशन में उन्हें कैश में कन्वर्ट करना पॉसिबल नहीं होगा। वैसे एक और फार्मूला होता है जो किसी किसी बुक में अप्लाई करा गया है। लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय लिक्विड लायबिलिटीज। यह फार्मूला ज्यादा पॉपुलर तो नहीं है, पर लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय लिक्विड लायबिलिटीज। तो आप नीचे लिख लीजिएगा, लिक्विड लायबिलिटीज इज इक्वल टू करंट लायबिलिटीज माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट। अगर आपकी करंट लायबिलिटीज की लिस्ट में बैंक ओवरड्राफ्ट है, नहीं है तो फिर रहने दीजिए, पर अगर करंट लायबिलिटीज की लिस्ट में बैंक ओवरड्राफ्ट है और उसे अगर एक्सक्लूड कर दिया जाए, हटा दिया जाए, तो जो डिफरेंस आता है उस डिफरेंस को कहा जाता है लिक्विड लायबिलिटीज।
ये जो दूसरा वाला फार्मूला है ये ज्यादा पॉपुलर फार्मूला नहीं है। ज्यादा पॉपुलर फार्मूला है लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। रेशो नंबर 24 लिखेगा। आप मुझे बताइएगा क्वेश्चन पढ़ के रेशो नंबर 24 कौन सी है? रेशो नंबर 24 का नाम बताएं। एब्सोल्यूट लिक्विड रेशो। इस रेशो का दूसरा नाम बताएं। सुपर क्विक रेशो। आपने लिखा एब्सोल्यूट लिक्विड रेशो, आपने लिखा सुपर क्विक रेशो। फार्मूला क्या इसका लिखा जाए? कैश एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। देखिए, जब आप करंट रेशो से लिक्विड रेशो पर आए, ध्यान से सुनेगा, तो आपने कहा जी हम थोड़ा कंजर्वेटिव सोचना चाहते हैं। हम ये सोच रहे हैं जी स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस अब हमें भूल जाने चाहिए। स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस ऐसे बुरे दिनों में सबसे पहले आपका साथ छोड़ देंगे। आपने कहा चलो कोई बात नहीं, इनको छोड़कर बाकी करंट एसेट कितनी सफिशिएंट है करंट लायबिलिटीज के बोझ को सहन करने के लिए, तो हमने लिक्विड रेशो को डिफाइन कर दिया। पर क्या हुआ, आपके बुरे दिन जरा ज्यादा आ गए, ज्यादा से ज्यादा हो गए। पहले आपका साथ छोड़ा स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस ने, अब आपका साथ कौन छोड़ देगा? डेटर्स। इसका मतलब जिनको आपने सामान नहीं बेचा, चलो समझ में आता है। अरे जिनको सामान बेच दिया, कम से कम वहां से तो पैसे मिल जाने चाहिए। एक लॉजिक है कि सामान बिक नहीं रहा, दूसरा है जी कम से कम जो सामान बिक गया उसके पैसे तो आए। पर अब आपके इतने बुरे दिन आ गए, एक तो स्टॉक नहीं बिकता, दूसरा जिनको पहले बेचा गया था उन्होंने भी पैसे देने से मना कर दिए, तो फिर हमारे पास बच क्या गया? फिर हार्ड कैश। साथ में कुछ मार्केटेबल सिक्योरिटीज है भाई, कि जिनको कभी भी कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इसका मतलब ये जो कैश है, जो रेडी कैश है, क्या ये इतना सफिशिएंट है कि आपकी करंट लायबिलिटीज के बोझ को सहन कर ले? यानी आप तो डायरेक्टली कैश के बारे में बात कर रहे हैं, ना डेटर्स, ना स्टॉक, ना प्रीपेड एक्सपेंसेस। सोचिए आपकी सोच कितनी कंजर्वेटिव हो गई। सुपर कंजर्वेटिव अप्रोच है कि ये नहीं? इसलिए हमने इसका नाम भी सही सोच के डाला है कि नहीं? मैं जानना चाहता हूं कि आपके पास कैश बैंक बैलेंस कितना है? 7,26,000। आपके पास मार्केटेबल सिक्योरिटीज कितनी है? 1,36,000। और आपने लोगों के कितने रुपए देने हैं? 12,40,000 रुपए। अब रेशियो बताइए। 0.695 रेशियो 1। वैसे काफी कैश है आपके पास, कम नहीं है। मतलब मैं काउंट ना करूं, स्टॉक काउंट ना करूं, प्रीपेड एक्सपेंसेस काउंट ना करूं, अगर दुनिया के 1 रुपए देने हैं तो मेरे जेब में अभी भी 0.695 है। तो इसका मतलब आपके पास सफिशिएंट कैश है। हम ये कहते हैं अक्सर कि करंट रेशो का आइडियल होता है 2:1, लिक्विड रेशो का आइडियल होता है 1:1 और एब्सोल्यूट लिक्विड रेशो का आइडियल होता है 0.5:1। और हम देख को
क्वेश्चन में खास तौर पे तीनों रेशो जो हैं अपने आइडियल लेवल है या आइडियल लेवल पर है या उससे बढ़कर है। तो आपने तीनों लिक्विड रेशियोज लिख ली हैं। आइए अब हम लास्ट टाइप की तरफ बढ़े, टाइप नंबर 5। और ये वो रेशियोज हैं कि जिन पर आपकी काफी पकड़ मजबूत है। जो आखिर में हम पिक कर रहे हैं, इन रेशियोज पर आपकी बहुत मजबूत पकड़ है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। इसकी पहली रेशो नंबर 25, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। ठीक है ना? आप इसका फॉर्मूला लिखिएगा, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाइड विद 100। ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट 19,72,000, सेल्स का अमाउंट 61,48,000। आपने ग्रॉस प्रॉफिट रेशो का फार्मूला लिखा, आपने उसे कैलकुलेट किया। बताइए कितने परसेंटेज रेशो है? 32.07%। मैं आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशो का मतलब समझाऊं, मेरे ख्याल से ये आपका अपमान करने वाली बात है कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशो का मैं आपको मतलब समझा रहा हूं। मतलब सूरज को दीपक दिखाने वाली बात है। और क्या रेशो नंबर 1, यही तो रेशो आपको ढंग से आती है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। लेकिन और कौन सी रेशो ढंग से आती? नहीं, वो मैं आपको बता दूं, नेट प्रॉफिट रेशो भी ढंग से नहीं आती, मैं भी बता देता हूं। सिर्फ यही रेशो ढंग से आती। रेशो नंबर 26 बताएंगे कौन सी? हाँ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। देखिए, ये आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ा है कि असल में प्रॉफिट का मतलब क्या होता है। असल में प्रॉफिट का मतलब होता है ईबीआईटी। ये तो हमने ही आपको पढ़ा है। आप तो हमेशा से पढ़ कर आए नेट प्रॉफिट रेशो या नेट प्रॉफिट बाय सेल्स इनटू 100। तो नेट प्रॉफिट के अलग अलग मतलब हो जाते हैं भाई। बिजनेस से जो कमाई होती है उसको ईबीआईटी कहते हैं, या यूं कहें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहते हैं। डिवाइडेड बाय सेल्स। हाँ, तो बताइए क्वेश्चन में ईबीआईटी कितना दे रखा है? 8,36,000। हंड्रेड से मल्टीप्लाई करके बताएं, फिर से बताएं। 13.6%। इसका मतलब है अगर इस बिजनेस से इसी के खर्चे माइनस कर दिए जाएं, फालतू के खर्चे माइनस ना करे जाएं जिनका इसके बिजनेस से कोई लेना देना नहीं, जैसे इंटरेस्ट, जैसे टैक्स, जैसे डिविडेंड, अगर उन्हें इग्नोर किया जाए, और इग्नोर किया जाना चाहिए, तो इस बिजनेस के खुद के खर्चे माइनस करने के बाद कितने परसेंटेज कमाया जाता है? 13.6%। ठीक है ना? रेशो नंबर 27 बताइए। नेट प्रॉफिट रेशो का फार्मूला आपने तो पढ़ रखा है, नेट प्रॉफिट बाय सेल्स। पर नेट प्रॉफिट से हमारा मतलब होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। बताइए क्वेश्चन में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है? 4,62,000।
अपनी बात को परसेंटेज में कहें। 7.51 7.51%। हां जी, अब नेट प्रॉफिट रेशियो का मतलब हमको समझ में आ गया कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का क्या कंसेप्ट है और नेट प्रॉफिट रेशियो का क्या कंसेप्ट है। रेशियो नंबर 28 बताइए। ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो। अच्छा, आप इन सभी रेशियोज के थ्योरेटिकल नोट्स घर जाके पढ़ लोगे ना। पिछली क्लास में हमने 15 रेशियोज पढ़ ली थी, आपने उसके थ्योरेटिकल नोट घर जाके पढ़ लिए होंगे। बाकी रेशियो जो हम आज कर रहे हैं, इनके थ्योरेटिकल नोट आप आज जाके पढ़ लेंगे। अच्छा, थ्योरेटिकल नोट पढ़िएगा जरूर, आपके काफी काम आएंगे। रेशियोज को समझना है तो थ्योरेटिकल नोट आपको पढ़ना होगा। और मैंने ऐसे थ्योरेटिकल नोट लिखे हैं जो रेशियो के कंटेक्स्ट में कि जी ज्यादा रेशियो का क्या मतलब है, कम रेशियो का क्या मतलब है, तो आप उन नोट्स को पढ़िएगा जरूर। खैर, ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो का फार्मूला क्या है? ओके, ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाइड विद 100। अब आप मुझे बताइए ऑपरेटिंग कॉस्ट से आपका क्या मतलब है। ओके, आप कुछ ऐसे सोचिए, ऑपरेटिंग कॉस्ट मींस बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंडिचर, है कि नहीं? वो सारे एक्सपेंसेस जिनको कि मैं कह सकता हूं बिजनेस रिलेटेड हैं, या यूं कहें इंटरेस्ट रिकॉर्ड करने से पहले जितने भी एक्सपेंसेस हैं सब बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंसेस है ना। इंटरेस्ट रिकॉर्ड करने से पहले पहला एक्सपेंडिचर है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 41,76,000। दूसरा एक्सपेंडिचर है एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 4,58,000। तीसरा एक्सपेंडिचर है सेलिंग एक्सपेंसेस 2 लाख। चौथा एक्सपेंस है डेप्रीसिएशन 4,78,000। सेल्स आप जानते हैं 61,48,000। चलिए बात को परसेंटेज में कहें। फिर से कहें 86.40%। देखिए, अगर आप इस बिजनेस से 100 रुपए की सेल अचीव करते हो तो बिजनेस चलाने का आपका खर्चा है 86 रुपए 40 पैसे। जितनी सेल होती है उसका इतना परसेंटेज तो एक्सपेंडिचर हो जाता है। गाड़ी नंबर 2072। देख लो, अभी तो है प्रेजेंट, अभी आप सेंस बना देंगे। जब आप बाहर जाए हो सकता है आपको ना मिले, अभी तो मिल जाएगी गाड़ी। उठा लो जब कोई राजी नहीं है तो हम उठा लेते हैं गाड़ी, वही और क्या। सीधी पहले आपसे पूछ रहे भाई, आपकी नहीं है फिर हमारी है और क्या, सीधी सी बात। रेशियो नंबर 29। अच्छा, मुझे बताइए रेशियो नंबर 29 कौन सी? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। किसी जमाने में हम इस रेशियो का भरपूर इस्तेमाल करते थे, मतलब हर दूसरे क्वेश्चन में हमको ये रेशियो मिल जाती थी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। इसका फार्मूला क्या होता था वैसे?
हाँ, तो आप मुझे बताएं, क्वेश्चन में EBIT कितना है? 8,36,000। कैपिटल एम्प्लॉयड बताएंगे? 59,54,000। जितना बिजनेस में कैपिटल लगा है और जितना बिजनेस से कमाते हैं, आप इस बात को परसेंटेज में कहें। %14.04। रेशो नंबर 30 बताएं। रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड्स। ये तो तय है कि इसके डिनोमिनेटर में आएगा शेयर होल्डर्स फंड्स। अब सवाल यह, न्यूमरेटर में क्या आएगा? न्यूमरेटर में आएगा वो इनकम जो शेयर होल्डर में बांटी जाती, PAT। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी वो इनकम जो शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करी जाती, डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड्स। बताइए शेयर होल्डर्स में कितनी इनकम डिस्ट्रीब्यूट करी जाती है? 4,62,000। और बताएं शेयर होल्डर का कितना कैपिटल इन्वेस्टेड है? 39,08,000। तो शेयर होल्डर का कैपिटल इतना, शेयर होल्डर का प्रॉफिट में हिस्सा इतना, परसेंटेज में कहें 11.82%। 11.82%। रेशो नंबर 31 बताएं। रिटर्न ऑन इक्विटी। ओके, इसके डिनोमिनेटर में आना है इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स, यानी इक्विटी शेयर होल्डर का कितना पैसा बिजनेस में लगा है। न्यूमरेटर में क्या आएगा कि शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर को इनकम का कितना हिस्सा बांटा जाता है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। यूं समझ लीजिए कि प्रेफरेंस डिविडेंड के बाद की जो इनकम है उस पर इक्विटी शेयर होल्डर का राइट होता है, डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड्स। एंड इट इज टू बी मल्टीप्लाइड विद 100। देखिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको गिवन है 4,62,000 माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड आपको क्वेश्चन में गिवन है 20,000। आपने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस किया, यह है अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड्स। इस क्वेश्चन में लिखा है शेयर होल्डर्स फंड्स है 39,08,000, लेकिन शेयर होल्डर्स फंड्स में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इंक्लूडेड है। आप इसमें से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल माइनस कर दीजिए। तो आपने डिनोमिनेटर में क्या लिखा है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पैसा, सॉरी इक्विटी शेयर होल्डर का पैसा। न्यूमरेटर में जो इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा, परसेंटेज में कहें 12.60%। 12.60%। रेशो नंबर 32 बताइएगा। रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स।
यस, रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स। रिटर्न का मतलब प्रॉफिट, प्रॉफिट का मतलब प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस, और प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस का मतलब ईबीआईटी। टोटल एसेट्स जाने फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। ईबीआईटी क्वेश्चन में कितना गिवन है? 8,36,000। फिक्स्ड एसेट्स क्वेश्चन में कितनी गिवन है? फिक्स्ड एसेट्स कितनी गिवन है? 47,48,000। करंट एसेट्स कितनी गिवन है? 24,46,000। बात को परसेंटेज में कहें, 11.62%। ऐसा नहीं है कि यही टोटल 32 रेशोज है, ऐसा नहीं होता है। कोई भी रेशो कभी भी डेवलप करी जा सकती है। एक न्यूमरेटर है, एक डिनोमिनेटर है, ज्यादा से ज्यादा कभी कभार 100 से मल्टीप्लाई करना होता है बस। तो रेशोज की कोई लिमिट नहीं होती है, लेकिन अगर कंसेप्ट समझ में आ जाए तो फिर रेशो की लिमिट तय कर देनी चाहिए। अब आप एक काम करेगा, आप पढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 चाहे जैसा भी है, ऐसा क्वेश्चन तो एग्जाम में आएगा नहीं, लेकिन यह क्वेश्चन जरूरी था सभी रेशोज को समझने के लिए। जो एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन है वो अब हम शुरू करते हैं, और शुरुआत हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। प्लीज कम टू क्वेश्चन नंबर 3। With the help of following information, complete balance sheet of XYZ Limited। देखिए पहले आपको गिवन है ओनर्स इक्विटी, फिर आपको गिवन है करंट डेप्ट टू टोटल डेप्ट, फिर है टोटल डेप्ट टू ओनर इक्विटी, फिक्स्ड एसेट टू ओनर इक्विटी, टोटल एसेट टर्नओवर, इन्वेंट्री टर्नओवर। क्वेश्चन कहता है कि आप बैलेंस शीट बनाइए। तो आप एक काम करिए, लिखिएगा बैलेंस शीट। हाँ जी, बैलेंस शीट का परफॉर्मा आप लोगों ने बना लिया। देखिए जो क्वेश्चन की गिवन इंफॉर्मेशन है आपने इसी को तो यूज करना है। अब जब आप कहते हैं ओनर्स इक्विटी, तो मैं इसका क्या मतलब निकालूं? इक्विटी कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना दे रखा है? 1 लाख। जो क्वेश्चन इंफॉर्मेशन है वही तो खाली लिख सकते हैं ना। अच्छा, आप टर्म यूज करते हैं एक जगह टोटल डेप्ट, आप टर्म यूज करते हैं करंट डेप्ट, तो इसका मतलब यह हो गया कि मुझे लायबिलिटी साइड पर लिखना चाहिए डेप्ट, और अगर मैं लिखता हूं डेप्ट तो मुझे इसके 2 हिस्से लिखने चाहिए। एक लॉन्ग टर्म और दूसरा हिस्सा मुझे क्या लिखना चाहिए? शॉर्ट टर्म। मैं इसको करंट भी कह सकता हूं। तो डेप्ट में मैं लॉन्ग टर्म लिखूंगा, डेप्ट में मैं शॉर्ट टर्म लिखूंगा, मैं उसे करंट भी कह सकता हूं। अच्छा, आप क्वेश्चन में एक जगह फिक्स्ड एसेट्स टर्म यूज करते हैं,
तो मुझे भी फिक्स्ड एसेट्स लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद करंट रेशो के कंटेक्स्ट में भी बातें कही गई हैं। मेरा मतलब है अगर फिक्स्ड एसेट है तो करंट एसेट भी तो होनी चाहिए। अच्छा, करंट एसेट तो अपनी जगह ठीक है। क्वेश्चन में इन्वेंट्री के बारे में कुछ कहा गया है। इसका मतलब आपको एक हिंट दिया गया है कि करंट एसेट में इन्वेंट्री है। इन्वेंट्री यानी स्टॉक। अगर करंट एसेट में इन्वेंट्री है तो इन्वेंट्री के अलावा भी तो करंट एसेट होगी। या तो उन्हें कह लो अदर करंट एसेट, या फिर क्या कह लो, लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट्स का मतलब वही तो होता है इन्वेंट्री को छोड़कर। वैसे तो प्रीपेड एक्सपेंसेस भी छोड़े जाते हैं, पर वो तो किसी किसी क्वेश्चन में होते हैं। इन्वेंट्री छोड़कर जो बाकी करंट एसेट है उसे लिक्विड एसेट कहा जा सकता है ना। तो मेरे ख्याल से यही सब कुछ है और क्या है। मतलब ये बैलेंस शीट हमको बनानी है। क्वेश्चन की गिवन इंफॉर्मेशन तो यही कहते हैं जी, बैलेंस शीट बनानी। चलिए नोट नंबर 1 बनाइएगा। अब एक जगह क्वेश्चन कहता है टोटल डेप्ट टू ओनर इक्विटी 0.60। टोटल डेप्ट टू ओनर इक्विटी 0.60। मैं इसका क्या मतलब निकालूं? टोटल डेप्ट डिवाइडेड बाय इक्विटी कैपिटल इज इक्वल टू 0.60। ये इसका मतलब है ना। सो टोटल डेप्ट इज इक्वल टू 0.60 मल्टीप्लाइड विद इक्विटी कैपिटल। अच्छा बताइए, इक्विटी कैपिटल कितना है? 1 लाख रुपए। तो आपके हिसाब से टोटल डेप्ट कितना होना चाहिए? 60,000 रुपए। टोटल डेप्ट 60,000 रुपए होना चाहिए ना। तो आप एक काम करिए, टोटल डेप्ट लिखिए 60,000 रुपए। अगर आपने टोटल डेप्ट 60,000 लिखा तो लायबिलिटी साइड का टोटल 1,60,000। अगर लायबिलिटी साइड का टोटल 1,60,000 है तो एसेट साइड का टोटल भी 1,60,000 ही होना चाहिए। नोट नंबर 2, आप कहते हैं करंट डेप्ट टू टोटल डेप्ट 0.40। करंट डेप्ट टू टोटल डेप्ट, क्या मैं इसका यह मतलब निकाल सकता हूं? करंट डेप्ट इज इक्वल टू 0.40 मल्टीप्लाइड विथ टोटल डेप्ट। क्या यह मतलब निकाला जा सकता है? 0.40 मल्टीप्लाइड विथ टोटल डेप्ट। टोटल डेप्ट आपने अभी अभी पता किया 60,000 रुपए। करंट डेप्ट आपने बताया 24,000 रुपए। करंट डेप्ट लिखिए 24,000 रुपए। तो मुझे बताइए फिर लॉन्ग टर्म डेप्ट कितना होगा? 36,000 रुपए। बैलेंसिंग फिगर। नोट नंबर 3 में आइए। अब आप कहते हैं फिक्स्ड एसेट्स टू ओनर्स इक्विटी 0.60। इसका मतलब आप क्या कहना चाहते हैं कि फिक्स्ड एसेट्स किसके इक्वल हैं? 0.60 मल्टीप्लाइड विथ इक्विटी कैपिटल।
इक्विटी कैपिटल है 1 लाख रुपए, तो आपके हिसाब से फिक्स्ड एसेट्स कितनी हो गई? 60,000 रुपए। अगर फिक्स्ड एसेट 60,000 रुपए है, तो फिर बताइए करंट एसेट का टोटल कितना लिखना है? 1 लाख रुपए। ठीक है ना? देखो जी, अब या तो कोई मुझे लिक्विड एसेट बता दे तो मैं इन्वेंट्री बता दूंगा, या आप इन्वेंट्री बताओगे तो मैं लिक्विड एसेट बता दूंगा। हम इन्वेंट्री पता करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में उसी कंटेक्स्ट में डिटेल्स दे रखी। क्वेश्चन में इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दे रखा है, उसकी मदद से हम इन्वेंट्री पता कर सकते हैं। पर क्वेश्चन में एक और क्लू है, टोटल एसेट टर्नओवर गिवन टू अस 2 टाइम्स। टोटल एसेट टर्नओवर हमें गिवन है ना, तो आप लिखिएगा टोटल एसेट्स टर्नओवर इज इक्वल टू 2 टाइम्स। अब आप सोचिए टोटल एसेट टर्नओवर का फॉर्मूला क्या हो सकता है? सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। दिस इज इक्वल टू 2। तो हम ये भी कह सकते हैं सेल्स इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड विद टोटल एसेट्स। टोटल एसेट तो आपने पता कर ली 1,60,000 रुपए। सेल्स इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड विद 1,60,000 इज इक्वल टू रुपीज 3,20,000। आपने सेल्स पता कर ली, पर आप तो स्टॉक, मेरा मतलब है इन्वेंट्री पता करना चाहते हैं। क्वेश्चन में आपको दूसरी रेशो गिवन है, इन्वेंट्री टर्नओवर, और इन्वेंट्री टर्नओवर कितना गिवन है? 8 टाइम्स। तो आप लिखिएगा इन्वेंट्री टर्नओवर इज इक्वल टू 8 टाइम्स। वैसे इन्वेंट्री टर्नओवर का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय। पर अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आप कैलकुलेट नहीं कर सकते तो आप लिखेगा सेल्स डिवाइडेड बाय। वैसे तो डिवाइड होता है एवरेज स्टॉक से, पर एवरेज स्टॉक ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक बाय 2 मुझे लगता नहीं कि हम वो कैलकुलेट कर पाएंगे। तो एवरेज स्टॉक लिखकर कोई फायदा है नहीं, खाली स्टॉक लिख दो। मेरा मतलब है खाली इन्वेंट्री लिख दो। तो फार्मूला हो गया सेल्स डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री एंड दिस इज इक्वल टू 8। हम क्या चाहते हैं? इन्वेंट्री। सो इन्वेंट्री मस्ट बी इक्वल टू सेल्स डिवाइडेड बाय 8। सेल्स आप कैलकुलेट कर चुके, 3,20,000, let it be divided by 8. The answer is 40,000, 40,000। इन्वेंट्री लिखिए 40,000 रुपए। आप बताइए ऐसी सिचुएशन में लिक्विड एसेट कितना लिखा जाए? 60,000। वेल, आप इसको काफी सिंपल क्वेश्चन ही कहोगे। हालांकि यह बात भी सच है कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बैलेंस शीट रिलेटेड क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहा जाता है, जिसमें बैलेंस शीट बनाने को कही जाती है। आप आइएगा क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। वी कम टू क्वेश्चन नंबर 6। हाँ जी, यूजिंग द फॉलोइंग डेटा कंप्लीट द बैलेंस शीट गिवन बिलो। बड़ी सारी इंफॉर्मेशन है,
अब वो सारी इंफॉर्मेशन पढ़ लीजिए और नीचे बैलेंस शीट का परफॉर्मा दे रखा है वो भी देख लीजिए। ये काफी अच्छा क्वेश्चन माना जाना चाहिए। चलिए बैलेंस शीट का परफॉर्मा बना लीजिएगा और क्वेश्चन में गिवन है कि बैलेंस शीट आपको कैसे बनानी है। जैसे क्वेश्चन कहता है कि पहले लिखा जाए क्रेडिटर्स, अच्छा फिर क्या लिखा जाए, लॉन्ग टर्म डेप्ट, और आखिर में क्या लिखा जाए, शेयर होल्डर्स फंड्स। ठीक है ना। फिर एसेट साइड पर हमको आ जाना चाहिए। आप देखेंगे एसेट साइड पर पहले करंट एसेट्स की डिटेल्स, कैश, डेटर्स और इन्वेंट्री, और फिक्स्ड एसेट्स अलग से है। ठीक है ना। तो जैसी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है हम उसी हिसाब से ये काम कर रहे हैं। अच्छा, हो सकता है कोई इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में स्ट्रेट अवे गिवन हो, जैसे शेयर होल्डर्स फंड्स आपको कितना दे रखा है, 6 लाख रुपए। तो आप शेयर होल्डर्स फंड्स पहले लिख लीजिए 6 लाख रुपए। शेयर होल्डर्स फंड्स आपने लिख लिए 6 लाख रुपए। अब आप एक काम करिएगा, लास्ट इंफॉर्मेशन पढ़िएगा, इंफॉर्मेशन नंबर 10। इंफॉर्मेशन ये है कि जो लॉन्ग टर्म डेब्ट है वो किसके इक्वल है, 40% ऑफ इक्विटी, और इक्विटी से आपका मतलब है शेयर होल्डर्स फंड्स। भाई शेयर होल्डर्स फंड्स तो आप जानते हैं, शेयर होल्डर्स फंड्स तो 6 लाख रुपए। तो आप ही बताइए इसका 40% कितना होना चाहिए, ₹2,40,000। इसका मतलब लॉन्ग टर्म डेब्ट जो है शेयर होल्डर्स फंड्स का 40% है, और वो 40% है 2,40,000। ठीक है ना, 2,40,000 हुआ ना। तो ये कैलकुलेशन हमारे लिए काफी आसान थी। अच्छा, क्वेश्चन में पॉइंट नंबर 1 में ग्रॉस प्रॉफिट बताया, पॉइंट नंबर 3 में ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बताया, ग्रॉस प्रॉफिट भी बताया, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो भी बताया। तो क्या आप मुझे सेल्स बता सकते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो? क्या सेल्स बताने का ये फार्मूला ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, दिस इज सेल्स। कितना ग्रॉस प्रॉफिट है, 54,000, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो
20% सेल्स बताइए, रुपीज 2,70,000, 2,70,000 रुपए। देखिए आपने ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो की मदद से सेल्स बताया, पर प्रॉब्लम यह कि बैलेंस शीट में तो कहीं सेल्स आती नहीं। अच्छा, सेल्स आपको मालूम है, आपने पता कर लिया है, अब आप एक काम करिए, क्या मुझे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बता सकते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या होता है? सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। क्या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करने का यह फॉर्मूला ठीक है? आप सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करें तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। सेल्स है 2,70,000 रुपए, ग्रॉस प्रॉफिट है 54,000, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बताइए 2,16,000। माना आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट कर लिया है, लेकिन ये बैलेंस शीट में कहीं नहीं आता। एक काम और करिएगा, नोट नंबर 2 में है, जब आपने सेल्स बता दिया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बता दिया, तो क्या आप मुझे क्रेडिट सेल बता सकते हैं? क्रेडिट सेल कितना? 80% ऑफ टोटल सेल। टोटल सेल आपने पता कर लिया है 2,70,000। टोटल सेल का 80% क्रेडिट सेल है। आपने बताया 2,16,000। आपने नोट नंबर 2 में बहुत कोशिश करी, लेकिन बैलेंस शीट से रिलेटेड एक एंट्री मेरे को नहीं मिली। नोट नंबर 2 में सेल्स आया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आया, क्रेडिट सेल आई, पर बैलेंस शीट रिलेटेड एंट्री नहीं आई। अब फिर मुझे नोट नंबर 3 बना लेना चाहिए। हां जी, अच्छा आप एक काम करेगा, पॉइंट नंबर 5 को ध्यान से पढ़ेगा। पॉइंट नंबर 5, बताइएगा क्वेश्चन में टोटल एसेट टर्नओवर कितना गिवन है? फिर से बताइए। आपने लिखा टोटल एसेट टर्नओवर 0.3 टाइम्स। टोटल एसेट टर्नओवर का फॉर्मूला क्या होता है? सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। इज इक्वल टू 0.3। सेल्स तो हमने पता कर लिया 2,70,000, और अगर हम टोटल एसेट्स जानना चाहते हैं तो कैसे जाने? सेल्स डिवाइडेड बाय 0.3। सेल्स है 2,70,000 रुपए, डिवाइड करें 0.3 से, तो जी आपको टोटल एसेट्स पता चल गई 9 लाख रुपए। और अगर टोटल एसेट्स पता चल गई हैं तो इसे लिख भी लेते हैं, और इसी को लायबिलिटी साइड का टोटल भी लिख लेते। तो फिर तो आप मुझे क्रेडिटर्स बैलेंसिंग फिगर बता सकते हैं? अच्छा, क्या इस क्वेश्चन में क्रेडिटर्स ही करंट लायबिलिटीज हैं? क्या इस क्वेश्चन में क्रेडिटर्स ही करंट लायबिलिटीज हैं? अब मैं क्या देखता हूं, नोट नंबर 9 में, पॉइंट नंबर 9 में मुझे करंट रेशियो गिवन है। और करंट रेशियो कितनी गिवन है? 1.8।
करंट रेशो गिवन है 1.8, करंट वो 1.8 यानी 1.8 रेशो 1, 1.8 यानी 1.8 रेशो 1। करंट रेशो का फॉर्मूला लगाइएगा, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। बेहतर होगा करंट लायबिलिटीज हम उधर ले जाएं तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1.8 मल्टीप्लाइड विथ करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज तो आपने अभी अभी पता करी है, ये रही 60,000 रुपए। बताओ भाई करंट एसेट्स कितनी लिखोगे? चलिए आपने करंट एसेट्स लिखी 1,08,000 रुपए। करंट एसेट्स का टोटल लिखिएगा 1,08,000। अगर ये करंट एसेट्स का टोटल है 1,08,000, तो फिर आप मुझे बैलेंस फिक्स एसेट का टोटल बता दीजिए। 7,92,000। देखिए ये तो तय है कि करंट एसेट में अब मैं तीनों कैलकुलेशन करने वाला नहीं, कोई दो कैलकुलेशन अगर होती है तो तीसरी कैलकुलेशन बैलेंसिंग फिगर बनेगी। आइए नोट नंबर 5 बनाते हैं और इन्वेंट्री टर्नओवर, इन्वेंट्री का अमाउंट पता करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो गिवन है? कितनी गिवन है? 4 टाइम्स। So we are given that inventory turnover is 4 times. Inventory turnover का फार्मूला बताइए। Cost of goods sold divided by, पिछले क्वेश्चन में मुझे सेल्स इसलिए लेना पड़ गया था क्योंकि वहां कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मुझे पता नहीं चल रहा था। अब तो मुझे मालूम है तो मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ही लिखूंगा, डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। लेकिन एवरेज इन्वेंट्री का कोई फायदा नहीं है, तो आप सीधा लिख दें इन्वेंट्री। दिस इज इक्वल टू 4। हम कैलकुलेट करना चाहते हैं इन्वेंट्री, सो इन्वेंट्री इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय 4। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं नोट नंबर 2 में, 2,16,000। आप इसे 4 से डिवाइड करें, ₹54,000। ओके, आपने बताया ₹54,000, 54,000 आप यहां पर लिखें। चलिए नोट नंबर 6 बनाइएगा। नोट नंबर 6 में हम डेटर्स कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। आप क्वेश्चन में डेटर्स की रेलिवेंट इंफॉर्मेशन देखिए। आपको क्या गिवन क्या है? एवरेज कलेक्शन पीरियड कितना है? वैसे साल के दिन कितने काउंट करे जाएं? 360। डेटर्स कलेक्शन पीरियड का फार्मूला क्या होता है वैसे? 360 डेज डिवाइडेड बाय डेटर्स टर्नओवर रेशियो। दिस मस्ट बी इक्वल टू 20 डेज। तो फिर तो आप मुझे बता सकते हैं कि डेटर्स टर्नओवर कितना लिखा जाए? डेटर्स टर्नओवर कितना हो गया?
18 टाइम्स। चलिए, आपने डेटर्स टर्नओवर कैलकुलेट किया 18 टाइम्स। अब आप डेटर्स टर्नओवर का फॉर्मूला सोचिए। क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर्स। आप एवरेज टर्म इस्तेमाल न करें, सीधा लिखे क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय डेटर्स। दिस इज इक्वल टू 18। दिस इज इक्वल टू 18। हम जानना चाहते हैं डेटर्स, सो डेटर्स मस्ट बी इक्वल टू क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय 18। क्रेडिट सेल्स आपने नोट नंबर 2 में कितना लिखा हुआ है? 2,16,000। लेट इट बी डिवाइडेड बाय 18। तो डेटर्स बैलेंस आपने बताया ₹12,000। डेटर्स बैलेंस आपने बताया ₹12,000। तो आप बैलेंस शीट में जाइए और डेटर्स बैलेंस लिखिए 12,000। अगर डेटर्स बैलेंस 12,000 है तो कैश बैलेंसिंग फिगर 42,000। ओके, बैलेंस शीट पूरी तरह बन चुकी है। एक काम करिए, नोट नंबर 6 में वापस आइएगा। बैलेंस शीट बन चुकी है, आप नोट नंबर 6 में वापस आइए और नोट नंबर 6 में आगे लिखिएगा। बैलेंस शीट हालांकि बन चुकी है, पर नोट नंबर 6 में नीचे लिखिएगा, सिंस डेटर्स कलेक्शन पीरियड, since debtors collection period is 20 days, since debtors collection period is 20 days, comma, the debtors balance must be representing, the debtors balance must be representing 20 days क्रेडिट सेल्स। भाई, ये लैंग्वेज हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया करते थे, हमारे जुबान पर भी चढ़ गई थी, है ना। सिंस डेटर्स कलेक्शन पीरियड इज 20 डेज, द डेटर्स बैलेंस मस्ट बी रिप्रेजेंटिंग 20 डेज क्रेडिट सेल्स। दैट इज देखिए, आपकी एनुअल क्रेडिट सेल है 2,16,000 रुपए। ये पूरे साल की क्रेडिट सेल है, 360 दिनों से डिवाइड करें, ये एक दिन की क्रेडिट सेल है। डेटर्स बैलेंस रिप्रेजेंट करता है 20 दिनों की क्रेडिट सेल को, तो 20 दिनों से मल्टीप्लाई करें। आंसर बताएं। मैं कहना आपको यह चाहता हूं कि ये जो आपने डेटर्स बैलेंस कैलकुलेट किया है, पेपर चेक करने वाले को अब ये प्रोसीजर सही नहीं लगता। उसे लगता है कि आप इसको मैथमेटिकली कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में लिखा, अपने आप ही कैलकुलेट हो गया। वो कहेगा, देखो हमने आपको वर्किंग कैपिटल के मैनेजमेंट में चैप्टर में इतना सब सिखाया, आप वो नॉलेज फिर कब इस्तेमाल करोगे? अगर आपको ऐसे ही कैलकुलेशन करनी है तो फिर हमारी उस नॉलेज का आप फायदा कब उठाओगे, है ना। इसलिए आगे से अब ऐसे डेटर्स बैलेंस कैलकुलेट करें और इससे ज्यादा आसानी से आंसर आ रहा है। तो आगे से ध्यान रखिएगा, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन कम करिए, एनालिटिकल कैलकुलेशन ज्यादा करें, ठीक है ना। तो आप एक काम करिएगा, पेज नंबर 210 पर क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, यूजिंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्लीट द बैलेंस शीट गिवन बिलो। पहली इंफॉर्मेशन क्या है? टोटल डेप्ट टू नेट वर्थ। इसमें आप इस टर्म को अंडरलाइन करेगा, नेट वर्थ। हमेशा याद रखिएगा, नेट वर्थ का मतलब होता है शेयर होल्डर्स फंड्स। नेट वर्थ मींस शेयर होल्डर्स फंड्स। फिर आपको गिवन है टोटल एसेट टर्नओवर, ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है,
एवरेज कलेक्शन पीरियड गिवन है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो गिवन है, एसिड टेस्ट रेशो भी गिवन है। फिर आपको बैलेंस शीट भी दे रखी है एज ऑन 31 मार्च 2007। उसमें कुछ इंफॉर्मेशन है, कुछ इंफॉर्मेशन नहीं, और आपका काम है इस बैलेंस शीट को आप कंप्लीट करें। तो आइए बैलेंस शीट बनाना शुरू करते हैं। सो बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2007। हाँ जी, तो बैलेंस शीट का परफॉर्मा पहले बना ले एज ऑन 31 मार्च 2007। तो लायबिलिटी साइड पर सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? आप मुझे बताइएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल का अमाउंट कितना गिवन है? 4 लाख। अच्छा, उसके बाद रिजर्व्स एंड सरप्लस का अमाउंट कितना गिवन है? ₹6 लाख। अच्छा, अगर मैं शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस इन दोनों का टोटल कर देता हूं, इन दोनों का टोटल क्या आ जाएगा? 10 लाख। हां, आप इसको शेयर होल्डर्स फंड्स कहिए, पर इस क्वेश्चन में हम इसको क्या कहें? नेटवर्थ। मैं फिर से बता रहा हूं, नेटवर्थ मींस शेयर होल्डर्स फंड्स। अच्छा, और लायबिलिटी साइड पर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ? टोटल डेब्ट। और यह भी लिखा है कि टोटल डेब्ट में सिर्फ एक ही लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी। तो फिर हम सीधा करंट लायबिलिटी लिख लेते हैं। मतलब टोटल डेब्ट में करंट लायबिलिटी के अलावा और कुछ है ही नहीं, कोई लॉन्ग टर्म लायबिलिटी नहीं है, सिर्फ करंट लायबिलिटी। फिर एसेट साइड पर है प्लांट एंड मशीनरी एंड अदर फिक्स्ड एसेट्स। हम इसको सीधा फिक्स्ड एसेट्स ही ना लिख ले, प्लांट एंड मशीनरी एंड अदर फिक्स्ड एसेट्स, हम इसको सीधा फिक्स्ड एसेट्स ही लिख लेते। अब आप लिखेंगे करंट एसेट्स, और करंट एसेट्स में इन्वेंट्री, डेटर्स एंड कैश। तो कुल मिलाकर ये हिसाब किताब है, ठीक है ना? अच्छा, इंफॉर्मेशन नंबर 1 पढ़िए, टोटल डेप्ट टू नेटवर्थ 1:2। हाँ जी, टोटल डेप्ट टू नेटवर्थ यानी टोटल डेप्ट डिवाइडेड बाय नेटवर्थ, दिस इज 1:2, 1/2। सो टोटल डेप्ट इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाइड विद नेटवर्थ। नेटवर्थ तो आपने बताया है 10 लाख रुपए, तो टोटल डेप्ट कितना हो गया? 5 लाख रुपए। और जो 5 लाख रुपए है वही करंट लायबिलिटी। सीधी सी बात है, टोटल डेप्ट टू नेटवर्थ 1:2 है। इसका मतलब अगर नेटवर्थ 2 रुपए है तो डेप्ट 1 रुपया है। अगर नेटवर्थ 10 लाख रुपए है तो डेप्ट 5 लाख रुपए, ऑब्वियस सी बात है।
तो लायबिलिटी साइड का टोटल लिखा जाए 15 लाख रुपए। अकॉर्डिंगली एसेट साइड का टोटल भी लिखा जाए 15 लाख। नोट नंबर 2। अच्छा, नोट नंबर 2 में आप आगे की इंफॉर्मेशन देखें, जो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में आपको दे रखी है। जैसे टोटल एसेट टर्नओवर गिवन है 2 टाइम्स, चलिए टोटल एसेट टर्नओवर आपको गिवन है 2 टाइम्स। इसका मतलब सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, दिस इज इक्वल टू 2। ओके, सेल्स इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड विद टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स हैं 15 लाख रुपए, तो आपके हिसाब से फिर सेल कितनी हुई? 30 लाख रुपए। तो आपके हिसाब से सेल होगी 30 लाख रुपए। एक जगह क्वेश्चन कहता है कि जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो सेल का 30% है। ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू 30% ऑफ सेल्स। सेल्स आपने पता कर ही लिया 30 लाख रुपए, तो आप इसका 30% बता दीजिए, 9 लाख रुपए। फिर तो आप मुझे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी बता सकते हैं। मेरा मतलब है सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। सेल्स है 30 लाख रुपए, ग्रॉस प्रॉफिट है 9 लाख रुपए, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपके हिसाब से कितना हो गया? 21 लाख रुपए। नोट नंबर 3 की तरफ आइएगा। नोट नंबर 3 देखा है। नोट नंबर 3 देखिए, मैं एक्चुअली डेटर्स के कंटेक्स्ट में बात करना चाहूंगा। जब आपने मुझे यह कहा कि एवरेज कलेक्शन पीरियड 40 दिन का है, 40 दिन का है, तो क्या मैं डेटर्स बैलेंस कह सकता हूं 40 दिनों की क्रेडिट सेल? सही बात है ना? तो चलिए नोट नंबर 3 में लिखेगा, सिंस debtors collection period is 40 days, since debtors collection period is 40 days, comma, the debtors balance must be representing 40 days credit sales. That is, पहले तो आप मुझे बताइए कि एनुअल क्रेडिट सेल कितनी है? अच्छा, एनुअल टोटल सेल बता दीजिए 30 लाख रुपए। हम इसे क्रेडिट ही मान लेते हैं, साल के दिन हैं 360 और डेटर्स बैलेंस है 40 दिनों की क्रेडिट सेल। डेटर्स बैलेंस है 40 दिनों की क्रेडिट सेल, तो आपके हिसाब से जवाब क्या आएगा? 3,33,333। तो चलिए डेटर्स बैलेंस लिखिएगा 3,33,333। अच्छा, अब ये बताइएगा नोट नंबर 4 में कि क्वेश्चन में एसिड टेस्ट रेशियो कितना गिवन है? 0.75।
एसिड टेस्ट रेशो का फॉर्मूला है लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। इस क्वेश्चन में लिक्विड एसेट से आपका क्या मतलब है? इन्वेंट्री को छोड़कर डेटर्स एंड कैश। ठीक है ना, ये फार्मूला बन गया। देखो जी, डेटर्स तो आपने अभी अभी पता कर लिया, 3,33,333। कैश बैलेंस तो फिर आप पता करेंगे। करंट लायबिलिटी आप पता कर चुके हैं 5 लाख रुपए। अब ये सिचुएशन आपके सामने है, इसको सॉल्व करके तो आप कैश बैलेंस बता ही दोगे। 41,667 कैश बैलेंस आपने पता किया 41,667। हाँ जी, अच्छा, क्वेश्चन में एक जगह कहा गया है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो 3 टाइम्स। इन्वेंट्री टर्नओवर लिखेगा 3 टाइम्स। इन्वेंट्री टर्नओवर यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री। दिस इज इक्वल टू 3। सो इन्वेंट्री इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय 3। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपने कैलकुलेट किया था नोट नंबर 2 में 21 लाख रुपए। आप उसे 3 से डिवाइड करिए, 7 लाख। इन्वेंट्री आपने पता किया 7 लाख रुपए। चलिए, करंट एसेट्स का टोटल 10,75,000। फिक्स्ड एसेट्स बैलेंसिंग फिगर ठीक है ना। चलिए, आज की क्लास हम यहीं कंप्लीट करते हैं। थैंक यू। कल तो क्लास नहीं है, अब आपकी क्लास सीधा ट्यूसडे को है।